पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। मीन्स दो पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने कैलकुलेट किया था। सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, उसका डायरेक्शन हमने कैलकुलेट नहीं किया था। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। इससे फायदा ये है कि मैग्नीट्यूड तो मुझे मिलेगा ही, साथ साथ डायरेक्शन भी मिल जाएगा, और तब ये जो है कंप्लीट कूलम्ब्स लॉ कहलाएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोग इसके सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट फ्रेम बना लें। और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम है, एक प्लेन में लाई कर रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। हमने मान लो कि ये हमारा Q1 चार्ज है और ये हमारा Q2 चार्ज है। ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R मान लो। Q1 एंड Q2 दो पॉइंट चार्ज है जो R डिस्टेंस सेपरेटेड है। ये हमारा ऑरिजिन है। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखने की कोशिश करेंगे, और इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं R1, और Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2। R1 and R2 are the position vectors of Q1 and Q2 with respect to origin. Consider two point charges Q1 and Q2. Q1 and Q2. R1 and R2 be the position vectors respectively. यहां पे हम लोग कुछ नोटेशंस है, उस नोटेशंस को लिखेंगे। सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस। क्या है? अगर सिंबल ऐसा लिखा रहे F12, इसको हम लोग पढ़ते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स ऐसा लिखा है 2-1, इसको हम लोग पढ़ते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1।
अगेन R12 लिखा है, R12 अगर लिखा है तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर, लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, मतलब यूनिट वेक्टर 2 से 1 की तरफ, इस डायरेक्शन में। नोटेशन ऐसा लिखा है R21, इसको हम लोग समझेंगे यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, मतलब ये यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ, इस डायरेक्शन। हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू निकाल और इसका वैल्यू निकाल लें, क्योंकि आगे मुझे इसी का जरूरत है। तो R12 निकालने के लिए हम लोग फिगर के पास चलेंगे और ये फिगर कहता है कि यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, तो यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, तो इस डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करें और तब आप देख सकते हैं टेल हेड टेल मीन्स लिख सकते हैं इसको R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल R1, R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल क्या हो गया भाई हमारा R1, मीन्स टेल हेड। इसको और इसको ऐड करेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट है। और तब लिख सकते हैं R वेक्टर इक्वल R1 माइनस R2। इसको और भी लिख सकते हैं R12, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इस डायरेक्शन में वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं और R1 माइनस R2। यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन होता है यूनिट वेक्टर इक्वल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर मुझे लिखना है R12 वेक्टर, और वेक्टर हमारा ये है R12 वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं R12 इक्वल R12 का मतलब R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। ये हमारा यूनिट वेक्टर निकला लीडिंग फ्रॉम 2 to 1।
सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली फिर वही ट्रिंगी लॉ एडिशन का यूज करेंगे और ये सारी प्रक्रिया करेंगे तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा हम इसको देख करके लिख सकते हैं R2 1 इक्वल, यहां जब 1 और 2 है तो 1 के पोजीशन वेक्टर में से 2 के पोजीशन वेक्टर घटाया गया है, तो यहां पे 2 के पोजीशन वेक्टर में से 1 के पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे, मींस लिख सकते R2 माइनस R1 बाई R2 माइनस R1 का मॉड। अब मुझे वेक्टर लिखना है फोर्स। नाउ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर इसको लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऐसा, बिकॉज यूनिट वेक्टर इक्वल वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर वेक्टर लिखना हो, वेक्टर लिखना हो तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी चीज का यहां पे हमने यूज किया है कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, और तब इसका मैग्नीट्यूड पिछले क्लास में फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था और इसको आप लिख सकते 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R1 2। इसको आप और सिंप्लीफाइड में कर सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है R12 का मतलब R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 का मॉड। इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 के पावर हम यहाँ पे मॉड करेंगे और क्यूब करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो R है, इस R के बदले फिर हम लोग R1 माइनस R2 पुट करें और इसका मॉड लिखें, तो ये इसका स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे और एक पहले से प्रेजेंट है तो हमारा ये क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से F12 का मतलब हम लोग लिख सकते 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पोजीशन वेक्टर R1 माइनस R2 बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ये हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैलकुलेट हुआ, यानी 1 पे हमने फोर्स कैलकुलेट किया, इसकी वजह से अगेन हम लोग चाहते हैं कि फोर्स कैलकुलेट करें इस 2 पे 1 की वजह से, तो हम इसी फॉर्मूला को देख करके लिख सकते हैं F21 इक्वल
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1 बाई R2 माइनस R1 का mod पावर 3। Here Q1 and Q2 are algebraic। यहां भी Q1 और Q2 algebraic है, मीन्स Q1 and Q2 को हम लोग यहां इस फॉर्मूले में चाहे इसका यूज करें या फिर इसका यूज करें, प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। अगर Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर Q2 नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन स्केलर फॉर्म में Q1 और Q2 के साइन को ध्यान में नहीं दिया गया था, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा गया था, और मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लिखना है, यहाँ पे Q1 का जो साइन होगा वही लिखेंगे, Q2 का जो साइन होगा वही लिखेंगे। इसलिए दिस वेक्टर फॉर्म इज मोर इंफॉर्मेटिव देन स्केलर फॉर्म। अब हम लोग इस फॉर्मूला के बेस पे कुछ सवाल बनाएंगे, और सबसे पहले हम लोग स्केलर फॉर्म पे सवाल बना के सीख लें कि इसका सवाल कैसे बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वेक्टर फॉर्म पे भी सवाल बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, और फिर आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए बनाने का, और नहीं तो फिर हम बनाते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैं बनाने के लिए बोला। ये क्वेश्चन है, ए चार्ज Q is to be divided on two objects। A charge Q is to be divided on two objects. What should be the value? What should be the value of the charges on the objects so that the force between the objects can be maximum? Means इस क्वेश्चन में मुझे यही कह रहा है कि एक चार्ज Q है, उसको दो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिवाइड किया गया, मींस डिवाइड करके उस पर रख दिया गया। अब कहता है कि वो दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच फोर्स मैक्सिमम हो, इसके लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे सोचेंगे कि मान लेते हैं कि जो Q है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट को हमने स्मॉल q का, लेट वन पार्ट इक्वल स्मॉल q। जब एक पार्ट हमारा स्मॉल q हो गया तो अदर पार्ट क्या होना चाहिए? अदर पार्ट जो हमारा होना चाहिए वो Q माइनस स्मॉल q होना चाहिए। अब एक पार्ट Q है, दूसरे पार्ट Q माइनस Q है। इन दोनों मान लो कि ये हमारा Q चार्ज और ये आपका Q माइनस Q। इन दोनों के बीच, चूंकि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि सेपरेशन क्या है, तो हम अपनी सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो R है। अब क्या करेंगे कि हमें इन दोनों के बीच ये मालूम नहीं कि रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज
ये चार्ज का नेचर पता नहीं है कि दोनों सेम साइड है या दोनों अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें और मैग्नीट्यूड अगर निकाल लें यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, इन दोनों के बीच फोर्स कैलकुलेट करें तो F जो होगा हमारा वो 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो इसका भी मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड, तो Q माइनस Q का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इन दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों का वैल्यू, इसका और इसका वैल्यू क्या हो कि F जो है वो मैक्सिमम लगे। मीन्स ये F जो है वो डिपेंड करेगा स्मॉल q और q माइनस q पे, मीन्स इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि r जो है वो कांस्टेंट है तो कह सकते हैं कि f जो है f वो q का फंक्शन है, स्मॉल q का फंक्शन है। क्योंकि कैपिटल Q फिक्स है, मुझे दिया हुआ है, तो f जो है वो q का फंक्शन है। तो f को मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना होता है, हम उसी का यूज करेंगे और तब मुझे ये निकल जाएगा कि f के मैक्सिमम वैल्यू के लिए इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो फॉर लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, f के मैक्सिमम वैल्यू के लिए df बाई dq इक्वल 0। ये मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट है। f इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल q, सो df बाई dq इक्वल 0, वहां पे f हमारा मैक्सिमम होगा और f का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे dq1 का मतलब स्मॉल q इंटू q माइनस q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डिवाइड बाय dq का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है स्मॉल q है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, q भी कांस्टेंट है, लेकिन ये q को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि q का एसोसिएशन जो है स्मॉल q के साथ इस तरीके का है कि इसको आप निकाल नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग जो कांस्टेंट यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर है, इसको हम लोग बाहर निकाल दें तो लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये बाहर निकल चुका, अंदर में बच क्या गया d q माइनस q बाई dq इक्वल 0। इस चीज को हम लोग इधर ले जाएंगे, डिवीजन में जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तब लिखाएगा हमारा d q माइनस q बाई dq इक्वल 0। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे दो टर्म है, एक q दूसरा q माइनस स्मॉल q। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म था, यूजिंग फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला d u इंटू v बाई dx इक्वल u इंटू
dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और तब देखें क्या होगा। इसको लिख सकते हैं d q माइनस q बाई dq इक्वल, एक को u दूसरे को भी, तो हम लोग इसको u मान रहे हैं, तो q मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन q माइनस q बाई dq प्लस v इसको मान रहे थे, तो q माइनस q इंटू dq बाई dq। इसका वैल्यू आएगा q इंटू, आप इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो a आ जाएगा, चूंकि कांस्टेंट है, d q बाई dq माइनस d q बाई dq प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो इसको लिख सकते हैं ओनली q माइनस q। हम लोग यहां पे देखें तो एक कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, q इंटू 0 माइनस 1, इसका 1 होगा, प्लस q माइनस q, ये हमारा माइनस q प्लस q माइनस q। सिंस फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f के लिए df बाई dq इक्वल 0 है, इसका मतलब कि माइनस q प्लस q माइनस q बराबर 0, माइनस 2q प्लस q इक्वल 0, दिस इंप्लाई q इक्वल q बाई 2। दिस इज द आंसर। मतलब कि इस स्मॉल q को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब q बाई 2 यहां भी और q बाई 2 यहां भी, तब जो दोनों के बीच फोर्स होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। वो फोर्स एट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, लेकिन वो मैक्सिमम होगा। तो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड ये दूसरा सवाल, और इसको आप लोग बनाइए, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि चार्जेस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब एंड 1 into 10 to the power minus 7 coulomb are held fixed at the three corners A, B, C of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the electric force on the charge at C due to the raised 2। मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ये 3 को चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कीजिए जो चार्ज सी पे है,
उस पर कैलकुलेट करना है ड्यू टू चार्जेस सिचुएटेड एट ए एंड बी। आप लोग इसको देखिए, बनाइए, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ऑल साइड्स इक्वल। हम मान लेते हैं ये बी सी, these are the vertex of equilateral triangle A, B and C। चार्ज A पे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। B पे रखा हुआ है -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। और C पे रखा है 1 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है C पे, इस पे किसकी वजह से? A और V की वजह से। हम यहां पे कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म का यूज करके सवाल को बनाते हैं। फिर जब इससे बना लेंगे तो अगेन हम लोग वेक्टर फॉर्म भी यूज करके सवाल को बनाएंगे। यूज करना है कि ये जो A है, इस C को, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अब स्पष्ट है कि हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव लाइक चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जो रिपेल करेगा तो रिपल्सन का डायरेक्शन C, A जो है वो C को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में। A इस C पे जो चार्ज रखा हुआ है इस डायरेक्शन में क्या करेगा? वो रिपेल करेगा। अब इस रिपल्सिव फोर्स का हम नाम दे दें F1। अगेन अगर देखिए आप तो B पे जो चार्ज है उसका साइन नेगेटिव है और A पे जो साइन चार्ज है वो पॉजिटिव है। मींस B जो है इस A चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ऐसा चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं F2। तो पहले हम लोग F1 का मैग्नीट्यूड निकालें, फिर F2 का मैग्नीट्यूड निकालें। F1 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ स्केलर फॉर्म का यूज करेंगे और सम कांस्टेंट K, Q1 मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई, दोनों का मैग्नीट्यूड लिखना है तो 1 इंटू 10 टू द पावर -7, मैग्नीट्यूड दोनों का लिख दिया, डिवाइड बाय सेपरेशन। और सेपरेशन ये दिया हुआ है कि इसका साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कूलम्ब जो है वो चार्ज का ऐसा यूनिट है, इसलिए इस डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग तो F1 का वैल्यू निकल जाएगा सम कांस्टेंट K इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -14 डिवाइड बाय 25
मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ये हमारा न्यूटन होगा। फर्दर 14, 7 और 7 ऐड होगा -14। इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो f1 का वैल्यू आ जाएगा, इस k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू ये डिवाइड होगा तो 5 5 का 25 तो लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई 10⁻, -14 है तो -14 है, ये जाएगा ऊपर में, बेस सेम है इसलिए पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, ये -3 होगा। और तब इसको आप लिख सकते हैं f1 का वैल्यू 9/5 इंटू 10⁻⁻1 मीन्स f1 का वैल्यू आ गया 9/50 न्यूटन, 9/50 न्यूटन। सिमिलरली f2 निकालना, ऑल्सो f2 इक्वल यूजिंग कूलम्स लॉ, k चार्ज का मैग्नीट्यूड 2.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 1 2.5 से इसका मैग्नीट्यूड, फिर 1.0 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो f2 का वैल्यू आएगा k 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो f2 का वैल्यू मिलेगा 9 इंटू 25 इंटू 10⁻, पॉइंट हटेगा 8 कर दें इसको, इंटू 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारा कैंसिल आउट, ये f2 का वैल्यू हो जाएगा f2 इक्वल 9 मल्टीप्लाई, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर -2, बिकॉज ये +10 -10 और +8 2 न्यूटन, मतलब 9/100 न्यूटन। रिजल्टेंट ऑफ f1 एंड f2, रिजल्टेंट ऑफ f1 एंड f2, चूंकि हमको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो यूज करेंगे f, स्क्रिप्ट में r देंगे रिजल्टेंट के लिए, इक्वल √f1²
प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, where theta is the angle between F1 and F2. ये F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू cos, cos का मतलब यहां पे आ जाएगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एंगल बिटवीन F1 एंड F2, बिकॉज ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो हमारा एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। यहां पे हम लोग यूज करेंगे F1 का वैल्यू 9/50, 9/50 का होल स्क्वायर प्लस F2 का वैल्यू 9/100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9/50 इंटू 9/100 इंटू cos 120, और cos 120 का वैल्यू निगेटिव होगा -1/2। इसका स्क्वायर रूट ऑन सिंप्लीफिकेशन अब we get इक्यासी बाई 2500 प्लस 81/100 और डबल जीरो प्लस 2 इंटू 81/2 कैंसिल आउट, माइनस कर दें 81/5 पर 000 और इसका स्क्वायर रूट। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो वैल्यू आएगा वो F रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, जो कि हमारा न्यूटन में आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। इन दोनों फोर्स के बीच जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे निकल गया। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिंगल लॉ का यूज करेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक के हेड पे दूसरे के टेल को रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसके हेड को इसके टेल पे रखते हैं। पैरेलल शिफ्ट हमने किया और पैरेलल शिफ्ट करने के बाद ये हमारा F1 यहाँ पे आ जाएगा। रिजल्टेंट जो होगा वो यही होगा FR। इस रिजल्टेंट का वैल्यू हम निकाल लेंगे फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं। फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, मान लो कि ये जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है। लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स विथ F2। इस F2 के साथ tan alpha इक्वल F1 sin थीटा बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। हम लोग
F1 और F2 का वैल्यू पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू 120, तो अल्फा इक्वल tan इनवर्स F1 sin 120 बाई F1 प्लस F2 cos 120। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, मुझे अल्फा मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल चुका और रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल चुका। आप लोग इसको खुद से सिंप्लीफाई कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं।